आज हम लोग दोबारा से रूबरू कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ आज है जो कि आपकी सीरीज चल रही है इस समय पीसीएस इंटरव्यू के लिए, जिसमें डिफरेंट जो पोस्ट्स हैं उससे रिलेटेड आप जानकारी दी जा रही हैं। आज हमारे साथ में हैं हिमांशु वर्मा साहब हैं, जो डिप्टी कमिश्नर है। पहले बता दें, सेल्स टैक्स, स्टेट टैक्स और एसजीएसटी एक ही चीज है उस समय। तो हिमांशु वर्मा सर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं सेल्स टैक्स में, यानी एसजीएसटी में। हमारे साथ जुड़े हैं ब्रजेंद्र प्रताप सर हैं, आप भी डिप्टी कमिश्नर हैं एसजीएसटी में। तो आपको आज जो है असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, जो आपके एसीटीटी नाम से फेमस है, जिसका एसजीएसटी हो चुका नाम, और सीटीओ, दो पद ऐसे हैं जिसके बारे में जानकारी मिलेगी। आप किस तरह से प्रेफरेंस भी ले सकते हैं, उसके बाद जानकारी, सिचुएशन, क्वेश्चन, सारी चीजें ले सकते हैं। हमारा स्टार्टिंग में जो रहेगी सर जो है, जैसे कि हमारा होता है, पहले सर जो है आपने विभाग में बताएंगे, उसके बाद आपकी क्वेरी ली जाएंगी, उसका टिप्स आपके जो है कुछ आपके गाइडेंस रहेगी। ठीक है कैंडिडेट्स? तो सर मैं चाहूंगा आप जो है प्लीज आप लीड कीजिए सेशन को, प्लीज सर। सर और हिमांशु सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक्चुअली जो अभी जॉइंट डायरेक्टर साहब ने बताया है कि आप लोगों को एसी कमर्शियल टैक्स और सीटीओ जो कमर्शियल टैक्स है उसके बारे में क्वेरीज हैं आपकी। बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट है। अब टैक्सेशन में कई सारे मतलब प्रोग्रेशन हुए थे, वो प्रोग्रेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे स्टार्टिंग में ये सेल टैक्स कहलाता था, 1948 में सेल टैक्स की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। अब वो सेल टैक्स जो है 1992 में ट्रेड टैक्स बना, फिर 2008 में वैट बना, फिर 2017 में जीएसटी बना। तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन था। ओके, अब इस नेचुरल प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है आपसे पूछ सकते हैं, तो वही देखिए सेल टैक्स में जो स्टार्टिंग में था, इट इज ए काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स का बर्डन है वो आप दूसरे पे पास ऑन कर देते हो। तो गवर्नमेंट के दो सोर्सेस, मेन सोर्सेस और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो सेल टैक्स को एस्टैब्लिश किया था एज एन प्रीडोमिनेंट सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या था कि सिंगल पॉइंट टैक्सेशन होता था कि सेल पे जो 2 पॉइंट्स होते थे उस पे टैक्स मिल जाता था गवर्नमेंट को। एक बार अगर गुड्स पे टैक्स पे हो गया तो उसके बाद गवर्नमेंट दोबारा टैक्स कलेक्ट नहीं करती थी और गुड्स को एग्जेम्प्टेड मान लिया जाता था। आगे की जो भी चेन होती थी, बेसिकली यू मस्ट बी अवेयर कि एक सप्लाई चेन होती है। गुड्स फैक्ट्री में बनता है, बनने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देते हैं, होलसेलर 1 को देंगे, वो होलसेलर 1 रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर्स को देगा। तो अल्टीमेटली टैक्स की लायबिलिटी कंज्यूमर में पास ऑन होती है। तो एक बार वो टैक्स ले लेते थे। टैक्स कैसे लेते थे कि अगर फैक्ट्री आउटलेट पे ही वो टैक्स ले लेते थे, तो जब प्रोडक्शन स्टेज में टैक्स ले लेंगे तो उसके बाद गुड्स पेड हो जाता था, तो उसको जो है आगे प्रोग्रेशन में उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता था सप्लाई चेन में। अब 1992 में सेल टैक्स को ही रीनेम किया गया था। बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें नहीं हुए थे। अब इसी को ट्रेड टैक्स कहा जाने लगा। लेकिन 2008 में जब वैट आया था तो इसमें काफी प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे। तो दैट इज अ बिग डिफरेंस कि आपको बताना पड़ेगा कि भाई सेल टैक्स ट्रेड टैक्स तो में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज थी, वो मोर और लेस जो है सेम ही थे, केवल रीनेम किया गया था उनको। लेकिन जो वैट था, वैट में बहुत ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस थे। वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या थे कि जैसे कोई गुड्स, अभी हमने आपको बताया कि हम उसको इनपुट स्टेज पे टैक्स ले लेते थे। जैसे एक बार अगर टैक्स हमने पे कर दिया तो उसके बाद आगे की सप्लाई चेन में वो एग्जेम्प्टेड हो जाता था। तो गवर्नमेंट इस तरीके से अपना रेवेन्यू मोबिलाइज करती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो है हर स्टेज पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे फैक्ट्री से माल डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन हुआ, फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, सर्टेन वैल्यू एडिशन के साथ जाएगा, उस वैल्यू एडिशन पे आप टैक्स दे। डिस्ट्रीब्यूटर जो है होलसेलर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर जब होलसेलर को देगा तो होलसेलर अपना वैल्यू एडिशन करेगा, उस वैल्यू एडिशन पे गवर्नमेंट ने कहा आप हमें टैक्स दो। इस तरीके से जो होलसेलर रिटेलर को देगा और रिटेलर भी वैल्यू एडिशन करके कंज्यूमर को देगा, तो उस पर वैल्यू एडिशन पे टैक्स देगा।
तो ये गवर्नमेंट ने कहा कि हर स्टेट सप्लाई चेन जो है, सप्लाई चेन के जो इंपॉर्टेंट प्रिडोमिनेंट पार्ट्स हैं, जो भी वैल्यू एडिशन करेंगे उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। तो ये बेसिकली ट्रेड टैक्स और सेल टैक्स से कंप्लीटली डिफरेंट था। तो 2008 बड़ा एक रेडिकल पॉइंट था जब गवर्नमेंट ने वैल्यू एडिशन टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया था। अब वैल्यू एडिशन टैक्सेशन के बाद 2008 में बहुत ही एक मेजर चेंज आया, जिसमें आप सब लोगों को पता है, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया जीएसटी एक्ट लाने के लिए, जिसे 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास किया गया, फिर मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स ने उसको रेटिफाई किया गया और फिर एक्ट पास किए गए। तो बेसिकली क्या है कि ये जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किए गए थे, अब वो क्या फंडामेंटल चेंजेस थे वो थोड़ा सा आप लोगों को हम बता देते हैं। यू मस्ट बी अवेयर कि गुड्स पे टैक्सेशन का जो पावर थी, अथॉरिटी थी, वो स्टेट के पास थी, और सर्विसेज पे जो टैक्सेशन की अथॉरिटी थी वो सेंटर के पास थी। अब यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन था कि सर्विसेज पे टैक्सेशन की अथॉरिटी स्टेट को देनी है और गुड्स पे टैक्सेशन की अथॉरिटी सेंटर को देनी है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और चूंकि उसमें एक बिग चेंजेस इन्वॉल्व थे, यू मस्ट बी, तो स्पेशल मेजोरिटी से वो अमेंडमेंट किया गया। अब स्पेशल मेजोरिटी से जब अमेंडमेंट हो गया तो एक नया कानून आया 1 जुलाई 2017 से, जिसे जीएसटी कहा गया। अब जीएसटी के, अब हम इसे कमर्शियल टैक्स नहीं बोलते, इस डिपार्टमेंट को रीनेम कर दिया गया है स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी भी शायद हो सकता है कि आपकी जॉब प्रेफरेंसेस में एसी कमर्शियल टैक्स आ रहा हो, सीटीओ कमर्शियल टैक्स आ रहा हो, बट द नाउ डिपार्टमेंट हैज बीन रीनेम्ड एज स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट। अब देखिए स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट में वैट से कैसे डिफरेंसेस है वो हम आपको थोड़ा एलोबरेट कर देते हैं। होता क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि गुड्स पे टैक्सेशन की अथॉरिटी स्टेट के पास थी, अब गुड्स पे टैक्सेशन की साइमल्टेनियस अथॉरिटी स्टेट और सेंटर दोनों को मिल गई, और सर्विसेज पे टैक्सेशन की अथॉरिटी सेंटर के पास थी, सर्विसेज पे भी टैक्सेशन की अथॉरिटी अब सेंटर और स्टेट दोनों को मिल गई। यानी आप क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे स्टेट भी टैक्स कलेक्ट करेगा और सेंटर भी टैक्स कलेक्ट करेंगे, मतलब सप्लाई एक ही होगी, उस पे स्टेट का टैक्स भी कलेक्ट होगा उस सप्लाई पे, और उस पे सेंटर का टैक्स भी कलेक्ट होगा। उसे बोला गया ड्यूअल जीएसटी। एक आपने पढ़ा होगा अभी तैयारी करते समय कि ड्यूअल जीएसटी क्या होता है। बेसिकली क्या है कि कोई भी सप्लाई हुई है, सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है। अगर गुड्स की सप्लाई है तो उस पर एसजीएसटी जो होगा स्टेट का टैक्स है, स्टेट की ट्रेजरी में चला जाएगा, और सीजीएसटी जो होगा वो सेंटर का टैक्स है, वो सेंटर की ट्रेजरी में चला जाएगा। अगर सर्विसेज की सप्लाई है तो उसमें भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, स्टेट का टैक्स एसजीएसटी स्टेट की ट्रेजरी में, और सेंटर का टैक्स सेंट्रल टैक्स सीजीएसटी के फॉर्म में सेंटर की ट्रेजरी में चला जाएगा। तो ये बड़ा बड़ा मोटा मोटा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि ये कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट नाउ हैज बीन रीनेम्ड एज स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट, और इसके प्रोग्रेशन क्या था, सेल टैक्स से ट्रेड टैक्स, ट्रेड टैक्स से वैट, और वैट से नाउ जीएसटी। तो बेसिकली दो इसमें मेजर मतलब कह सकते हैं आप माइलस्टोन आए थे। पहला माइलस्टोन आया था 2008 में जब वैट आया था, और दूसरा माइलस्टोन आया था इंपॉर्टेंट जब जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट को सर्विसेज को भी टैक्स करने की अथॉरिटी मिल गई। अब यहां तक किसी कैंडिडेट का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क। हाँ, जो पूछना चाहते हैं कुछ पूछिए। सर आईजीएसटी का क्या रोल रहेगा इसमें? देखिए आईजीएसटी का ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शंस जो होती है ना, दो टाइप की होती है। सप्लाई जो होती है विद इन दी स्टेट भी हो सकती है और आउटसाइड दी स्टेट भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली का टैक्स पेयर दिल्ली में ही सप्लाई करता है, तो उस सप्लाई को बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है उस पर टैक्स लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी सीजीएसटी मैंने बताया सेंटर का टैक्स होता है, सेंटर की ट्रेजरी में चला जाएगा। एसजीएसटी जो है स्टेट का टैक्स होता है, वो स्टेट की ट्रेजरी में चला जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन ना होके इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाए कि दिल्ली का डीलर जो है फॉर एग्जांपल यूपी के डीलर को सप्लाई करता है, अगर यूपी के डीलर को सप्लाई करेगा तो इस टाइप की ट्रांजैक्शन को बोला जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इस पे जो होता है सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता, इस पे आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी जो होता है वो सम होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का। आईजीएसटी
सेंटर की ट्रेजरी में जाता है, लेकिन सेंटर बाद में उसका स्टेट का पार्ट, आईजीएसटी में स्टेट का पार्ट इंक्लूडेड होता है, वो स्टेट को बाद में उस पैसे को वापस कर देती है। आईजीएसटी सेंटर की ट्रेजरी में जाता है, लेकिन उसमें जो स्टेट का एसजीएसटी पार्ट होता है, क्योंकि आईजीएसटी इक्वल टू होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो जो एसजीएसटी का पार्ट है वापस जो है स्टेट को मिल जाता है। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ कि आईजीएसटी क्या है? आईजीएसटी है इंटर स्टेट सप्लाई पे जो टैक्स लगता है वो आईजीएसटी होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे जो टैक्स लगता है वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और आईजीएसटी इज द सम ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके सर। अच्छा, अब जॉब के थोड़े प्रोफाइल के बारे में हम आपको बता देते हैं। आप जानना चाहते हैं कि एसी, कमर्शियल टैक्स और सीटीओ का क्या प्रोफाइल है। बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर का जो है हमारे डिपार्टमेंट में जैसे कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की बात चल रही है, क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है स्टेट में, लेकिन जीएसटी के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को रीऑर्गेनाइज नहीं किया गया है स्टेट में। सेंटर ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रीऑर्गेनाइज कर लिया है। सेंटर ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रीऑर्गेनाइज किया है, लेकिन स्टेट ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रीऑर्गेनाइज नहीं किया है। तो उसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को रीऑर्गेनाइज करने की एफर्ट्स स्टेट में चल रही है, जिसको हम कैडर रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। अब वो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग होने के बाद एसी कमर्शियल टैक्स की प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट्स डिपार्टमेंट में बहुत बेटर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है इस डिपार्टमेंट की, मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही बताऊंगा। प्रोज एंड कॉन, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जो एडवांटेजेस पोजीशन है इसकी। एडवांटेजेस ये है कि इस डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिनिमल होता है, क्योंकि आपको विद इन दी एक्ट और रूल काम करना है। आपके लिए एक जो लॉ का इंटरप्रिटेशन है, बेसिकली आपको एक जीएसटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली काम करना है, वैट एक्ट है वैट एक्ट के अकॉर्डिंगली काम करना है, तो यू हैव टू वर्क विद इन दी लॉ। तो वो जो लॉ है बहुत स्पेसिफाइड है, वो बहुत जनरल लॉ नहीं है। जो स्पेसिफाइड लॉ होता है तो आपकी बहुत दायरे बड़े सीमित हो जाते हैं और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में मिनिमल हो जाता है। तो बेसिकली इस डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिनिमल होगा और आप आराम से बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के काम कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इस डिपार्टमेंट का। दूसरा, इस डिपार्टमेंट में जनरली कौन लोग होते हैं, टैक्स पेयर्स कौन है? टैक्स पेयर्स हैं बेसिकली कॉर्पोरेट्स हैं, डीलर्स हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो बेसिकली ये जो डीलर्स होते हैं, टैक्स पेयर्स हैं, ये व्हाइट कॉलर पीपल होते हैं। व्हाइट कॉलर पीपल से इंटरेक्शन करने में हमेशा दे वुड बी एन एडवांटेज कि दे आर एजुकेटेड क्लास ऑफ द सोसाइटी, दे आर द एम्पावर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी। तो एजुकेटेड और एम्पावर्ड क्लास ऑफ सोसाइटी से आप इंटरेक्शन करोगे तो डेफिनेटली यू विल हैव एन सर्टेन अमाउंट ऑफ कंफर्ट लेवल, कि आप एक गांव देहात की पोस्टिंग जाते हो, वहां पर आपको एक रेस्ट्रिक्ट पर्सन से इंटरेक्शन करना पड़ रहा है जिसका इंटेलिजेंस लेवल इतना नहीं है, तो आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। इस डिपार्टमेंट में क्योंकि आपका इंटरेक्शन व्हाइट कॉलर पीपल्स है, उनके भी एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं, तो दे आर वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, जब आप एजुकेटेड लोगों से इंटरेक्शन करते हो, एम्पावर्ड लोगों से इंटरेक्शन करते हो, तो आपके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट बढ़ जाते हैं, यू लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। तो ये इस डिपार्टमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं कि प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और पब्लिक इंटरेक्शन में आपको व्हाइट कॉलर लोगों से इंटरेक्शन करनी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिनिमल है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो आपका एक करेक्शन होता है बहुत मिनिमल होता है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करेक्शन आपका मिनिमल होता है तो डेफिनेटली तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक अथॉरिटी होती है वो आप बहुत लिमिटेड रूप में एक्सरसाइज कर पाते हो। ये एक चैलेंज होता है इस डिपार्टमेंट का, क्योंकि यू डोंट वर्क अंडर द डीएम। तो जब डीएम के अंडर में आप वर्क नहीं कर रहे हो तो ये दिक्कत होती है ना। तो ये इसका एक बिग चैलेंज है। और एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू नो? Sir, what about promotion prospectus? आई हैव टोल्ड यू ना कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रीऑर्गेनाइज नहीं किया गया है जीएसटी के अकॉर्डिंगली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जीएसटी के अकॉर्डिंगली रीऑर्गेनाइज कर लिया है। उसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए कैडर रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है डिपार्टमेंट में। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग होने के बाद प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स बहुत बेटर हो जाएंगे, बहुत बेटर हो जाएंगे। Okay. Okay, sir.
हेलो हेलो। यस यस। सर मैंने ये सीए की परीक्षा पास की हुई है, तो सर मेरे हाँ हाँ। लिए इस जॉब में सर औरों की तुलना में क्या ज्यादा बेनिफिट्स रहेंगे सर कुछ? देखिए, सीए की आपने परीक्षा पास की है तो ये आपके लिए बहुत सुटेबल क्वालिफिकेशन है इस जॉब के लिए, यस क्योंकि सर। टैक्स पेयर्स के आपको अकाउंट्स बुक्स देखने पड़ते हैं। अकाउंट्स यस बुक्स सर। आप देख सकते हो, जैसे परचेज लेजर है, सेल लेजर है, कैश बुक है, ऑडिटेड रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है, पीएल अकाउंट है। तो यस सर। बेसिकली जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है उसे ये सारी चीजें स्क्रैच से लर्न करनी पड़ती हैं। और यस चूंकि आप सीए हो तो आपने ग्रेजुएशन में ठीक से पढ़ा है, आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट की, ऑडिटेड पीएल अकाउंट की और सारे अकाउंट्स की वेल अवेयर नॉलेज है, तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा। यस सर। थैंक यू सर। बिल्कुल। हेलो हेलो सर, मेरा हाँ यस। क्वेश्चन। हाँ कंटिन्यू प्लीज हेलो कैरी ऑन। हाँ प्लीज कैरी ऑन। सर, माय क्वेश्चन है दिस कि मैं अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। जी। तो इस एसटीटी की पोस्ट को चौथे पांचवें नंबर में भरना मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक रहेगा? क्योंकि अभी जो आप अरे बता रहे थे ना सर, जो बैलेंस शीट और वो मतलब टैक्सेशन का बेसिक नॉलेज मुझे भी हो गया, क्योंकि 5-6 साल से मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, आपका इनकम टैक्स का बैकग्राउंड आपको एसी कमर्शियल टैक्स की पोस्ट के लिए बहुत सुटेबल बनाता है, ओके। क्योंकि हेलो। तो यस। उसके लिए आपका ये एडवांटेज रहेगा, क्योंकि देखिए जो ऑडिटेड बैलेंस शीट्स को बहुत थॉरोली देख सकता है वो टैक्स एवेजन को आसानी से डिकोड कर सकता है। यू मस्ट बी अवेयर कि व्हाइट कॉलर लोग व्हाइट कॉलर क्राइम्स करते हैं, तो जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से किए जाते हैं। तो जी सर। सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं उसे पकड़ने के लिए आपकी नॉलेज भी सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए ना। तो जैसा आप एक सीए, अभी ये बात हुई थी, आपका इनकम टैक्स का बैकग्राउंड है, तो you have a certain edge as compared to rest of the people. सर, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। अभी हाँ कल के मॉक इंटरव्यू में मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि यू आर हाँ वर्किंग विद अ गुड डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है 6 साल से, यू विल बी हम्म, प्रमोटेड टू आईटीओ इन 1 or 2 ईयर। तो फिर आप हाँ ये रूरल एरियाज की जॉब में क्यों आ रहे हैं, मतलब ग्रामीण प्रदेश की जॉब में? तो क्योंकि मुझे एसीटीटी का बैकग्राउंड नहीं पता था, अभी आपने बताया कि वी विल बी हम्म, वर्किंग लाइक दिस। तो क्या हम्म, उस क्वेश्चन को जो मैं उस समय आंसर नहीं कर पाया था अच्छे से, अभी मैं हाँ। जस्टिफाई कर सकता हूँ सर कि एसीटीटी की पोस्ट मेरे लिए बहुत अप्रोप्रिएट है और उसका लेकिन नेचर? कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या दोबारा इंटरव्यू होगा क्या? अभी इंटरव्यू हुआ नहीं ना सर, ये तो मॉक इंटरव्यू का बता रहा हूँ। अच्छा, मॉक इंटरव्यू का था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जो क्वेश्चन हाँ था वो तो मॉक आप इंटरव्यू। आप जो है ये बात तो कह ही सकते हो भाई। बेसिकली आप देखिए, एक तो आप लोअर स्केल पे हो, और आप कहो कि बेसिकली यहाँ पर बेटर स्केल पे आना चाहता हूँ। पहला देखिए, जो भी बातें आप करें ऑनेस्टली कहिएगा, आइडियलिस्टिक बातें नहीं कहिएगा। आइडियलिस्टिक बातें, जो बुकिश बातें होती है ना, वो बोर्ड को भी बहुत बोरिंग लगती हैं, लेकिन उसको सोफिस्टिकेशन के साथ कहिएगा। पहला तो आप ये बोलिएगा कि अभी मैं जो जिस पे स्केल पे वर्क कर रहा हूँ वो लोअर है, डेफिनेटली मैं बेटर पे स्केल पे जाना चाहता हूँ। एवरीवन वांट्स टू बी इन ए बेटर पे स्केल, एंड सो एम आई। तो आप अपने बारे में पहला तो पे स्केल वाली बात बताइए। दूसरी बात ये बताइए कि मेरा इनकम टैक्स का बैकग्राउंड है और मेरा डायरेक्ट टैक्स का एक्सपोजर है, मैं अकाउंट्स को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, तो ये मैं इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट है इसमें अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ये मेरी एज है। तो ये स्पष्ट बोलिए ये बात को, बस खत्म बात। आपका आंसर क्लियर हो गया इसी दो बात से। इसके बाद आपको कुछ एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? हिमांशु जी, इसमें ये भी ऐड हो सकता था। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज प्लीज, मैं you are बीपी सिंह बोल requested रहा to हूँ। supplement my answers. Please carry on. हेलो एवरीवन, आई एम बीपी सिंह, डिप्टी कमिश्नर एसजीएसटी सहारनपुर। मैं ये कहना चाह रहा था, जो हिमांशु जी ने बताया कि जब वो आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में कि आप इनकम टैक्स के पद पर थे, फिर आप यहाँ पे क्यों आए, आईटीओ के पद पे होने वाले हैं, तो आईटीओ का स्केल वाली बात तो उन्होंने बता दी। सेकेंडरी, जैसे आप हर आदमी का व्यक्तित्व तो अलग अलग होता है, तो आपको नहीं पता कि आप
किस रैंक पे आएंगे। इंटरव्यू से पहले आप ये माने चलिए कि आप प्रशासन में जा रहे हैं, यानी कि आप एसडीएम बनना चाहते हैं। वो जो भी यूपी का इंटरव्यू देता है या किसी भी राज्य स्तरीय सेवा का इंटरव्यू देता है, वो वहाँ की प्रशासनिक कार्यकारी सेवा में जाना चाहता है। कार्यकारी सेवा के अपने अलग बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर है, नो डाउट। हमारा विभाग डीएम के अंडर में काम नहीं करता, हम लोगों की पॉलिटिकल एंड इंटरफेरेंस बहुत कम है। कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। हर आदमी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। मान लो किसी का पुलिस वाला व्यक्तित्व है जो कानून व्यवस्था या उसमें उसको मजा आता है, और जॉब वर्किंग जो है ना वो आनंद के लिए भी किया जाना है चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिसको मान लो टैक्सेशन में किसी को मजा ही नहीं आ रहा, तब फिर वो क्या करेगा, उसका एटीट्यूड या उसका जो बिहेवियर है वो पुलिस वाला है, तो वो पुलिस में ज्यादा अच्छा करेगा। समझ रहे हैं? हेलो। हाँ जी सर, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। जी जी। तो हर आदमी का आप कह सकते हैं कि मेरा व्यक्तित्व, मुझे लगता है कि मुझे प्रशासनिक सेवा में आना चाहिए, और मैं अपने आप को प्रशासनिक सेवा के लिए ज्यादा उपयुक्त मानता हूँ, और इसमें ज्यादा एक्सपोजर है। मैं हर तरह के उसमें करना चाहता हूँ, है ना। ग्रामीण होना कोई बुराई नहीं है, भारत गाँव का देश है। 70% जनता आज भी गाँव में निवास करती है, तो कोई ऐसा नहीं कि हम केवल शहरी वालों से कॉन्टेक्ट करेंगे, हम गाँव से भी कॉन्टेक्ट करेंगे। गाँव का ही विकास होगा, जो महात्मा गांधी ने भी कहा था, वो बिल्कुल आज भी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल लागू है। अभी हम लोग इतना जी ना, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं। आप वो ऊपर से आप कह सकते हैं कि मुझे अगर मान लो इसमें हो सकता है कि मुझे एसी ट्रेड टैक्स मिल जाए या अन्य कोई, तो मैं टैक्सेशन का उस पोस्ट का फायदा मैं हर जगह लूंगा, क्योंकि हर जगह ये काम आएगा। कोई भी नॉलेज होती है वो काम आती है। बस यही ऐड करना था। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो 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 हेलो। हाँ प्लीज। नमस्ते सर, मैं एसीसीपी हूँ वर्तमान में, और मैं 2 क्वेश्चन जानना चाह रहा था जो इंटरव्यू में यूजुअली पूछे जाएंगे। इसमें से एक तो सर ये बहुत पूछा जाता है कि जीएसटी के बाद बदला क्या है, पहले की टैक्स स्ट्रक्चर में और अभी में बदला क्या है, और दूसरा कि जब आप 4 साल नौकरी कर लिए हैं एज एसीसीपी, तो अभी छोड़ना क्यों चाह रहे हैं या किसी दूसरे पद पे क्यों आना चाह रहे हैं। तो सर इसका एग्जैक्ट एक आंसर नहीं मिल पा रहा है मुझे लगा कि आपका अच्छा, पहला जो क्वेश्चन आपने बोला कि जीएसटी में क्या बदलाव हुआ है ना, तो बेसिकली देखिए ये तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक तो पहले जो एक फेडरल सेटअप है, फेडरल सेटअप में बड़ा डिमार्केटेड है स्टेट की अथॉरिटी और सेंटर की अथॉरिटी, और वो डिमार्केटेड अथॉरिटी में टैक्सेशन बहुत एक प्रोमिनेंट पोजीशन और प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब जीएसटी में क्या हुआ है कि सारी की सारी जो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी उन्होंने पूल कर दिए जीएसटी काउंसिल को, ठीक। अब स्टेट की इनडायरेक्ट टैक्सेशन की डिसीजन मेकिंग की पावर खत्म हो गई है। अब जीएसटी काउंसिल में सभी स्टेट्स हैं और सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। यू मस्ट बी अवेयर कि जो सेंटर का फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वहां का जीएसटी काउंसिल का, और बाकी जो फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट्स के होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जो डिसीजन होता है, अब स्टेट की फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे पहले कोई चीज वो अपना यूपी में लागू हो सकती है, पंजाब अपने हिसाब से लागू करेगा, केरला अपने हिसाब से लागू करेगा, तो वो एक कस्टमाइजेशन खत्म हो गया है। अब एक तरीके से क्या हो गया है कि यूनिफॉर्मिटी आ गई है। पंजाब कुछ अपने हिसाब से स्पेसिफिक चीज इंप्लीमेंट करना चाहे टैक्सेशन में, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, तो वो नहीं कर पाएगा। रीजन, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का एंडोर्समेंट और अप्रूवल इज मस्ट, ओके। तो जीएसटी काउंसिल ने एक तरीके से इंडिया के फेडरल सेटअप को रिस्ट्रक्चर कर दिया है। उन्होंने अपनी अथॉरिटी को पूल करके एक बॉडी बनाई है, वो बॉडी है जीएसटी काउंसिल। तो बेसिकली जीएसटी काउंसिल ने में अब सारी पावर चली गई है पूरे कंट्री में, जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्मिटी आ गई है। जो स्पेसिफिकनेस थी, जो कस्टमाइजेशन फैसिलिटी पहले थी, स्टेट अपनी विम्स एंड फैंसीज पे काम कर सकती थी, वो उसने सरेंडर कर दी है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, ये इंडिया के फेडरल सेटअप में इट इज अ बिग चेंज। मतलब जैसे रेलवे ने यूनिफॉर्मिटी इंट्रोड्यूस करी थी ब्रिटिश पीरियड में, आप कह सकते हैं कि जीएसटी ने बहुत बड़ी यूनिफॉर्मिटी फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी और द्वारका टू असम पूरी इंप्लीमेंट कर दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। और दूसरी बात यह है कि जीएसटी में एक जो है सर्विसेज और गुड्स को सेम पैरिटी पे लेके आया गया है।
पहले गुड्स और सर्विसेज को सेम पैरिटी पे नहीं रखा जाता था, अब गुड्स और सर्विसेज को सेम पैरिटी पे रखा गया है। सप्लाई और गुड्स भी टैक्स उसी तरीके से होगा जिस तरीके से सप्लाई और सर्विसेज होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। और इससे क्या हुआ है कि सर्विसेज सेक्टर जो रिलेटिवली अनटैप्ड था, भाई गुड्स तो टेंजिबल आइटम होता है, दिखता है, उस पर आप टैक्स लगा सकते हो। सर्विसेज बहुत सारी ऐसी होती हैं जिन पे आप को विजिबल नहीं होती है वो सर्विसेज विजिबल नहीं होती है, तो उस पर टैक्स लगने से छूट जाता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू अनटैप्ड रह जाता है। तो ऐसे अनटैप्ड रेवेन्यू को टैप करने के लिए सर्विसेज को प्रोमिनेंटली लाइमलाइट में लाया गया है। और नाउ ऑफिसर्स आर बेसिकली फाइंडिंग न्यू वेज टू आइडेंटिफाई दो सर्विसेज व्हिच कैन बी टैक्स्ड एंड कैन बी यूज्ड टू मोबिलाइज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट चेंजेस आप बता सकते हो सर। एक्चुअली इसमें जो जानना चाहते हैं वो पदीय दायित्व को लेकर के जानना चाहते हैं कि पदों में क्या बदलाव, क्या है हमारे रोल में, हमारी भूमिका में क्या बदलाव। देखिए रोल में मैंने आपको क्या बताया है कि जो भी एक टैक्सेशन ऑफिसर होता है, टैक्सेशन ऑफिसर हैज टू वर्क विद इन द एक्ट एंड द रूल फ्रेमवर्क, है ना। उस एक्ट और रूल फ्रेमवर्क को सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन जो हैं और उसे एम्फसाइज करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, ये प्राइमरी एस्पेक्ट होता है। तो अब बदलाव ये है कि पहले आपको वैट एक्ट में काम करना पड़ रहा था, अब आपको जीएसटी एक्ट में काम करना पड़ रहा है। वही काम करना पड़ रहा है जो सेंटर का ऑफिसर कर रहा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपका प्रमोशन हो गया है कि आईआरएस इज डूइंग द सेम थिंग एज यू आर डूइंग। पहले क्या था कि आईआरएस ऑफिसर्स जो थे इनडायरेक्ट टैक्सेशन को जो हेड कर रहे हैं वो अलग काम करते थे, वो कस्टम सेंट्रल एक्साइज देखा करते थे। अब कस्टम सेंट्रल एक्साइज में सैनवेट होता था और सर्विसेज को टैक्स करते थे। कस्टम्स में आपको पता है कस्टम ड्यूटी वो कलेक्ट करते थे। आज वो भी वही काम कर रहे हैं सेंट्रल एक्साइज में जो आप काम कर रहे हो। तो बेसिकली क्या है कि इससे एक ट्रांस माइग्रेशन ऑफ आइडियाज हो रहा है, क्योंकि सेंटर के ऑफिसर्स पे एक अच्छा ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, स्टेट के ऑफिसर्स पे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर आप सेम लेवल ऑफ जॉब कर रहे हो, सेम लेवल ऑफ वर्किंग कर रहे हो, तो गवर्नमेंट पे भी ये होता है कि प्रेशर की अपने ऑफिसर्स को भी इक्वली उतना ट्रेन करे। स्टेट गवर्नमेंट पे ये प्रेशर होता है कि उतना इक्वली ट्रेन करे जितना सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को कर रही है। तो ये आपको एडवांटेज केवल इसी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर डूइंग द सेम थिंग एज योर सेंट्रल काउंटर पार्ट इज डूइंग। तो ये बहुत बड़ा मतलब आपके पद के रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आईएमएफ का एक रीजनल सेंटर है दिल्ली में और मैंने वहां पर ट्रेनिंग करी थी। अब आप सोच सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को आईएमएफ के रीजनल सेंटर में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा कभी? मतलब दैट कैन ओनली बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द जीएसटी। सर उसी के बाद जो दूसरा प्रश्न था हमारा कि जब 4 साल सेवा आपकी हो गई है, बेहतर स्थिति में आ गए हैं, प्रमोशन के आप 4 साल से किस पोजीशन पे? एसीसीटी है सर। एसीसीटी है, अच्छा। कहाँ पोस्टेड है? बनारस में। बनारस में, अच्छा। ओके। तो अब आप बेसिकली आपकी तो जॉब जो प्रेफरेंसेस होंगी काफी लिमिटेड होंगी। प्रेफरेंसेस जैसे या तो एसडीएम होगी या एआरटी होगी, दो ही चीजें होंगी आपकी, है ना? सर केवल एसडीएम भरा हुआ है। केवल एसडीएम भरा, अच्छा। तो ठीक है सर, सारे कैंडिडेट से रिक्वेस्ट होगी कि जो आपकी पोस्ट हो कृपया सारी पोस्ट में भरिएगा। सर बच्चे कैंडिडेट क्या करते हैं, सारी पोस्ट भर देते हैं, लॉस हो जाता है उसको कैंडिडेट का। तो आपकी पोस्ट ऊपर की पोस्ट वही भरनी चाहिए उसमें प्रेफरेंस में, कि नहीं सर? हाँ सर। हाँ जी बिल्कुल। जी सर कैंडिडेट से रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें एज ए मोरल ड्यूटी कि हम अपनी जो पोस्ट है उसके ऊपर की पोस्ट ही भरें जहाँ जाना चाहते हैं वाकई में। नीचे पोस्ट भरे ही नहीं हम लोग, जिससे किसी सीट खराब ना हो। सर प्लीज। हाँ, बेसिकली आपको बिल्कुल एक ही पोस्ट भरनी चाहिए थी एसडीएम की, जैसे आपने बोला। और ठीक है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो होता है एक पावर काफी ब्रॉड बेस्ड होती है, अथॉरिटी ब्रॉड बेस्ड होती है, और एक एसीसीटी को विद इन द एक्ट एंड रूल्स के कन्फाइन में काम करना पड़ता है। तो आपका एक्सपोजर होगा, चैलेंजेस होंगे, वर्सेटाइल होंगे, डाइवर्स होंगे, लेकिन एक एसीसीटी का जॉब रिलेटिवली सेम एक्ट एंड रूल्स को ही होगा, है ना? इसमें हिमांशु जी। हाँ जी प्लीज। और ये जो संबंधित व्यक्ति हैं अपने ही विभाग से हैं, वो ये भी ऐड कर सकते हैं कि अभी नमस्ते भाई, नमस्ते। ऐसा था कि अभी जो है आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले ही
जो 1998-99 बैच के जो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव यानी कि एसडीएम थे, उनको अभी एडीएम है वो सारे, उनको 10,000 वाला ग्रेड पे मिल गया, यानी कि उनको 19 साल की सेवा पे 10,000 का ग्रेड पे मिल गया। और हम लोग अपने विभाग में जब में लास्ट में आएगा ग्रेड पे शुरू करते हैं और 10,000 का पहुंचते मेंबर ट्रिब्यूनल पे लगभग 30 साल लग जाता है ना। तो ये कम से कम 10-11 साल का जो फायदा हुआ है एग्जीक्यूटिव से, आप केवल उस तरह की बात ज्यादा ना करके डायरेक्ट लॉजिक से समझाइए कि उनको 5 साल पे 4 साल पे मिल ही जाता है, हम लोगों को नहीं मिलता है जब तक प्रमोट ना हो जाए। और आपका 2011 या 12 बैच होगा, आपका कौन सा बैच है? मैं 14 बैच के हैं। तो ये समझ लीजिए 10-11 बहुत बड़े बड़े बैच हैं। तो प्रमोशन अगर कैडर रिस्ट्रक्चरिंग ना हुआ तो आप बता सकते हैं ये वाली बात भी कि सर इसमें प्रमोशन उतनी जल्दी नहीं है, जबकि 2008-9 बैच के सब एडीएम बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि 1998-99 बैच तक का 10,000 का ग्रेड पे मिल गया उनको, और वो 2-3-4 साल में आईएएस भी हो जाएंगे। तो ये, और फिर उसके बाद चारों तरफ बहुमुखी प्रतिभा, मतलब आपका एक्सपोजर, कभी नगर निगम में आप जा सकते हैं, कभी मंडी में चले जाएंगे, कभी एग्जीक्यूटिव में चले जाएंगे, कभी डीडीसी बन जाएंगे, चकबंदी में चले जाएंगे, मतलब उसका स्कोप ज्यादा है। आप कहिए मैं अपनी व्यक्तित्व, मेरा बहुआयामी व्यक्तित्व है, मैं हर जगह कार्य करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको भरा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और व्यवहारिक भी है। और वो जो अभी 99 वाला जो मैंने दिया वो बहुत सटीक एग्जाम्पल है, मतलब उसको जस्टिफाई करने का। जी जी सर, इसमें बहुआयामी वाली बात भी महत्वपूर्ण हो जाएगी कि यहाँ पे जो है एक ऐसा क्लास है जिसकी मिनिमम इनकम जो है 20 लाख से उससे वही टैक्सेशन पूरी जिंदगी साला पढ़ते ही रहो। उसमें क्या है कि हम कभी कुछ तो सेवा में विविधता का अपना अलग डेवलपमेंट, व्यक्तित्व भी विकास होता है। प्लस एक चीज और यहाँ पर है, जैसे अभी बताया कि आपके डाइवर्स चैलेंजेस होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जैसे हम लोगों का जीएसटी आने के बाद आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपको बताना चाहता हूँ कि आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं, मतलब डेपुटेशन पे सेंट्रल में भी जा सकते हैं, स्टेट के ऑफिसर्स वगैरह। और जीएसटी आने के बाद आपके प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़ गए हैं, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में है, सीबीआई में है और एनआईए वगैरह में है, वो जा सकते हैं। मतलब मेरा कॉल आया था, मैं खुद अपना एग्जांपल बता रहा हूँ कि यूपीएससी ने मुझे कॉल किया था डेपुटेशन में जाने के लिए, कुछ एक डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से था, नहीं तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में हमारा लगभग हो गया था डेपुटेशन के लिए फाइनल। तो मतलब आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करने का भी मौका जीएसटी के आने के बाद मिल जाएगा। यहाँ भी एक आपको एडवांटेज है कि आप डेपुटेशन पे सेंट्रल के डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। हाँ, ये मतलब अभी तुरंत तत्कालिक है, ये होने वाला है, हो जाएगा। हाँ, नहीं सर, जीएसटी आने के बाद ये एक तो अच्छा हुआ है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि एक जीएसटी नेटवर्क करके, जीएसटीएन करके एक आपको पता ही है कि आईटी बैकबोन बनाई गई है, जो आईटी बैकबोन सेंटर और स्टेट को सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। तो जीएसटी नेटवर्क जो है वहां पर स्टेट और सेंटर के ऑफिसर्स वर्क करते हैं और वहां पर हाई स्टैंडर्ड का वर्क होता है और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का टॉप क्वालिटी का वर्क जब आप करते हो विद द एक्सपर्ट अलोंग विद सेंट्रल ऑफिसर एंड द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज, क्योंकि वहां पर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज भी होते हैं, तो आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है। तो वो भी वहां पर, और वहां पर आपको जाने के लिए कोई ऐसा नहीं है, वो आपको रेगुलरली मांगते हैं स्टेट से कोई रिप्रेजेंटेटिव जाए, मतलब इजीली वहां पर हो जाता है। जी सर, एक चीज और बता दीजिए, जीएसटी काउंसिल के निर्णय की सर जो मेजॉरिटी है वो क्या है? मैं शायद 2/3 में कंफ्यूज हो रहा था सर, तो वो जानना चाह रहा था। 2/3 नहीं है शायद, मेरे ख्याल से ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा एग्जैक्टली। मुझे लग रहा है मोर देन 2/3 है, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। मतलब कुछ इसमें वैसे उसमें ये मैं कंफर्म कर दूंगा, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, आपको गलत नहीं बताऊंगा। लेट मी कंफर्म ऑन दैट पॉइंट, है ना? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। हेलो हेलो हेलो, यस यस सर, 2/3 वोटिंग तो सर राज्यों के पास है ना इसमें जीएसटी काउंसिल में? देखिए ऐसा नहीं होता है, उसमें स्टेट के भी सर्टेन वोट्स हैं और सेंटर को ज्यादा मिले हुए हैं। नहीं सर, और यस सर, पार्डन? हाँ यस सर, मतलब 2/3 वोट्स तो राज्यों के पास है ना और 1/3 सेंटर के पास है। हाँ, लेकिन उसमें ये पूछ रहे हैं कि डिसीजन 3/4 है सर, 3/4 है सर वोटिंग। हाँ, वही 3/4 ही मुझे लग रहा था
कि Yes. डिसीजन मेकिंग के लिए 3/4 चाहिए वहां पर, लेकिन हाँ, अभी yes, तक जीएसटी 3/4. काउंसिल में जो भी डिसीजन हुआ है वो कंसेंसस से हुआ है। कंसेंसस का मतलब हो गया कि 100% कंसेंसस बिल्डअप करके लिया गया है। ये एक ट्रेंड चलाया था इन्होंने। ये बिल्कुल सही बोला आपने, 3/4 ही है, 75% है। Yes, sir. 3/4. बिल्कुल बिल्कुल। Your microphone is mute, huh? I think you are not audible. Hello. हेलो सर, आप आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यस यस, आ रही है, आ रही है। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, सर बोर्ड में अगर ये पूछते हैं कि एसी की वर्तमान समय में जो भी कार्य भूमिका बहुत शॉर्ट में बताइए, तो उसको एज ए शॉर्ट के रूप में कैसे बताएंगे सर? भाई आप जो है गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू कलेक्टर हैं भाई। गवर्नमेंट को कोई भी डेवलपमेंट वर्क करना है, रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन को फुलफिल करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। और गवर्नमेंट का मोर देन 60% रेवेन्यू जो आता है हमारे डिपार्टमेंट से आता है। तो दैट इज अ वेरी बिग रोल यू प्ले इन मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज फॉर द गवर्नमेंट ना। गवर्नमेंट के जो प्लान हेड्स के एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान हेड्स के एक्सपेंडिचर है, उसको फुलफिल करने के लिए फाइनेंसेस चाहिए। मोर देन 60% जो फाइनेंस है वो हमारे डिपार्टमेंट से आता है। ओके सर। और एक सर और क्वेश्चन है कि एसी और सीटीओ में अगर डिफरेंस पूछते हैं तो उसको कैसे सर एक्सप्लेन करेंगे? अरे एसी सीटीओ का डिफरेंस सिंपल सी बात है, जैसे आपने देखा होगा पे स्केल का फर्क है। सीटीओ Yes, इज sir. वेरी मच जूनियर है ना। सीटीओ का नेक्स्ट प्रमोशन Yes, एसी sir. का होता है। यस सर। तो सीटीओ बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि एसी और आईटीओ में जो फर्क है वही सीटीओ और एसी में फर्क हो गया एक तरीके से देखा जाए। और प्रमोशन प्रोस्पेक्ट सीटीओ के बहुत लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि वो लोअर पोस्ट पे ज्वाइन करता है। यस सर। और उसका मेनली उसका जो मेनली वर्क होता है सीटीओ का, वो सर्वे रिलेटेड वर्क ज्यादा होता है, फील्ड में इंस्पेक्शन वगैरह करने वाला है ना। और रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क ज्यादा होता है। और एसी की अथॉरिटी काफी ब्रॉड बेस्ड होती है। उसको वो क्योंकि सीटीओ को भी रिपोर्ट, सीटीओ जो है एसी को रिपोर्ट भी करता है। और एसी जो है उसके पास रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी भी होती है, रिफंड की अथॉरिटी भी होती है, मतलब उसके पास एडजुडिकेशन की अथॉरिटी भी होती है ना। ये सारी अथॉरिटी भी एसी के पास होती है। ओके सर। मेनली सीटीओ एक एनफोर्समेंट का रोल ज्यादा प्ले करता है। ओके सर। सर एक चीज और जोड़ सकते मैंने हैं। सेकेंड रेफरेंस में सर एसडीएम के बाद मैंने एआरटीओ को रखा है। तो अगर वो पूछते हैं कि आपने सेकेंड रेफरेंस में एआरटीओ को क्यों रखा है, तो उसके लिए सर जेन्युइन रीजन क्या बताया जाए? देखिए ये क्वेश्चन जो है आप मुझे थोड़ा सा बताने में, मैं एआरटीओ के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, जॉब प्रोफाइल के बारे में जितनी नॉलेज आपको होगी लगभग उतनी मुझे होगी, है ना। तो मैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगा कि उसकी क्या स्पेशलिटी है। मैं अपने डिपार्टमेंट की प्रोज एंड कॉन्स आपको बता सकता हूँ। मैंने जीएसटी आने के बाद जो जो इसमें बेनिफिट्स आए और जो जो लिमिटेशन है वो सारी आपको बताइए, है ना। रीता सिंह जी, इसके हम लोगों ने एआरटीओ वाले एक सेशन कराया था, इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। एआरटीओ वाले जी सबसे सर, मैं उसको लीजिए प्लीज। सर ओके, थैंक यू सर। प्रेजेंट सर कुछ कह लीजिए आप प्लीज। गुड इवनिंग सर, अंकित उपाध्याय बोल रहे हैं, वाणिज्य कर good. अधिकारी 2017 बैच में ज्वाइन किया हूँ अभी। हाँ, गुड इवनिंग अंकित। सर मैं जानना चाहता हूँ सर, अभी वर्तमान समय में कोविड में सबसे ज्यादा मतलब अगर राजस्व की जिम्मेदारी अपने डिपार्टमेंट में है, तो एक मॉक दिया था, उन्होंने पूछा था कि वर्तमान समय में आप राजस्व ऐसा क्या करेंगे कि जिससे सरकार को इस समय राजस्व मिले। आपके डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा राजस्व देता है, तो ऐसी कौन सी नई गतिविधियां आप शुरू कर सकते हैं? बेसिकली एक नई गतिविधियां ये हैं कि आपने देखा लॉकडाउन फेज में जो है फिजिकल मोबिलिटी पूरी तरह खत्म हो गई थी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज्यादा काम हो रहा था। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप जानते हैं कि अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह, इससे गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही थी। ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन जो मार्केट है, जो इंटरनेट इनेबल सर्विसेज हैं, उनका बहुत बड़ा मार्केट है, उसको कैप्चर करना चाहिए। और गवर्नमेंट अभी तक उसको बहुत हद तक कैप्चर नहीं कर पाई है, अनटैप्ड मार्केट है। तो उसको जितना हम अपने मतलब परव्यू में लेके आएंगे, उस पर टैक्स उतना लेके आएंगे, तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू मोबिलाइज होगा। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो रिलेटिवली अनटैप्ड है, उसको हम टैक्सेशन परव्यू में लेके आए, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू मोबिलाइज हो, है ना। कोविड-19 में बिकॉज ऑफ द फिजिकल मोबिलिटी लिमिटेशन, तो ज्यादातर ट्रांजैक्शंस जो हो रही है ऑनलाइन हो रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने सिस्टम पे एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं और अपने कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। अब आपने एंटीवायरस डाउनलोड किया और कार्ड से पेमेंट कर दिया, भाई ये सर्विसेज की सप्लाई हो गई नहीं हो गई? इस सर्विसेज की सप्लाई पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला नहीं मिला, पता भी नहीं चलेगा गवर्नमेंट को।
क्योंकि इंटेंजिबल आइटम है, इनविजिबल आइटम है। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो रिलेटिवली अनटैप्ड होती हैं। तो गवर्नमेंट को इस पे एक प्रॉपर एक कह सकते हैं डेडिकेटेड एफर्ट्स लानी चाहिए कि इस टाइप की इंटेंजिबल आइटम और सर्विस बेस्ड चीजों को आइडेंटिफाई करके उनको टैक्सेशन के परव्यू में लाया जाए। सर एक और कंपोजिशन स्कीम में थोड़ा जानकारी चाहते थे सर। क्या अभी सर हमने ज्वाइन किया हूँ सर, कुछ ट्रेनिंग हो नहीं पाई है तो इसलिए थोड़ा जानकारी चाहिए। अरे आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या वाणिज्य कर रहे हैं कि ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर का नंबर शेयर कर दिया जाएगा आपसे, जो बात कर लीजिएगा वहां से। वो अगर आपको देखिए यहाँ पर तो आपको बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंटरव्यू रिलेटेड क्वेरीज आपको हैंडल करनी है ना। अगर आप स्पेशलिस्ट क्वेरीज आपकी हैं, स्पेशलिस्ट क्वेरीज हैं जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड है, उसके लिए अभी बताया ज्वाइंट डायरेक्टर साहब ने कि आप नंबर ले लीजिएगा, अलग से बात कर लीजिएगा, है ना, जिससे कि आपका बेनिफिट हो जाए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स टाइम, है ना। और एक सर और क्वेश्चन था, एक मतलब इंटरव्यू से रिलेटेड, वो एक मॉक में वो पूछे थे कि आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार ज्यादा है, इस भ्रष्टाचार को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए भ्रष्टाचार आपको ये कैसे, उन्होंने कह दिया आपके डिपार्टमेंट में ज्यादा है, सेल टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइज करता है, अपने लिए नहीं करता है। देखिए जिस डिपार्टमेंट में ई गवर्नेंस ज्यादा होता है उस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की संभावनाएं उतनी कम होती है। और आप स्टेट्स के डेटा को उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा ई गवर्नेंस कहीं आईटी की बेस्ड सर्विसेज जहां पर इंट्रोड्यूस है वो कमर्शियल टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट में है। तो ये तो परसेप्शन की बात है ना, आप पे कोई डेटा थोड़ी है कि आप ये बताओ कि भाई यहाँ पर इतना है। भाई ये आपने परसेप्शन बना लिया कि सेल टैक्स में आप अपना पर्सनल रेवेन्यू मोबिलाइज कर रहे हैं। अब इस परसेप्शन का तो देखिए कोई इलाज नहीं है, बस आप इसका बस जवाब अथॉरिटी से ये दे सकते हैं कि बेसिकली जो करप्शन होता है, करप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ई गवर्नेंस इंट्रोड्यूस्ड इन एनी डिपार्टमेंट एंड द मैक्सिमम ई गवर्नेंस prospects and that has been introduced in commercial tax department, that is in GST department. GST cannot work without any e-governance. IT backbone GSTN has been developed especially to provide e-facility to the back officers as well as taxpayers. तो जहां पर फिजिकल कॉन्टेक्ट पॉइंट्स मिनिमम होंगे वहां पर करप्शन तो सबसे कम होगा। मतलब टैक्स पेयर को फैसिलिटी दी जा रही है कि अपने घर में बैठ के इंटरनेट से वो सारी अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, अपने रिटर्न फाइल कर सकता है, टैक्स पे कर सकता है। ऑफिसर को कहा जाता है कि आप अपने ऑफिस में इंटरनेट से ही उसकी एप्लीकेशन का डिस्पोजल करें। जब फिजिकल कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ही नहीं होगा तो करप्शन कैसे आएगा, है ना। आप इसको ई गवर्नेंस से कनेक्ट करिए ना, ई गवर्नेंस से बोलिए इसे कनेक्ट। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम सर। इससे बोर्ड मेंबर्स और ऑथोरिटी से you are not audible, huh? Your voice is basically interrupting, huh? सर ये पूछना चाहिए सर, तो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछ रहे सर, कुछ उसके बारे में आइडिया? I couldn't get you, huh? Anyone who can repeat her question? सर नहीं है। जी प्लीज। हेलो सर। सर आवाज है? अब आ रही है। बोर्ड पर इस पोस्ट से रिलेटेड कौन कौन सी पोस्ट पूछ सकते हैं या संभावना बन सकती है, उसके बारे में सर कुछ और बताइए। आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, जब आप क्वेश्चन अपना जो क्वेश्चन है टाइप कर दीजिए चैट में, हम यहाँ पर ला देंगे। हाँ, जब आप क्वेश्चन पूछती है ना तब आवाज आना डिस्टर्बिंग हो जाता है थोड़ा सा। चैट बॉक्स में आवाज टाइप कर दीजिए और यहाँ देख लेंगे प्लीज। हेलो। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर इनका पूछने का मतलब है एसीटीटी जो पोस्ट है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बता दीजिए सर। अच्छा, एसीसीटी से पोस्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए पहला तो देखिए मैंने आपको बताया कि आपसे यही पूछेंगे वैट और जीएसटी में क्या फर्क है। सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन सबके दिमाग में ये होता है कि हाउ जीएसटी इज डिफरेंट फ्रॉम वैट, है ना। और जीएसटी आने के बाद जैसे अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि क्या बदलाव हुआ, तो जीएसटी आने के बाद क्या बदलाव हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई जीएसटी के बारे में ऐसा नहीं है कि सबको बहुत अच्छी नॉलेज है और वो भी आपसे जानकारी लेना चाह रहे होंगे कि आपको क्या लगता है ना। तो वो आपको फंडामेंटल जो ब्रॉड चीजें हैं वो लाइमलाइट करनी है। छोटी छोटी बातें नहीं बताइएगा, बड़ी बड़ी बातें बताइएगा। जिसने मैंने अभी जैसे आपको बताया कि कंट्री का फेडरल सेटअप रीस्ट्रक्चर हो गया है ना, तो कंट्री का फेडरल सेटअप रीस्ट्रक्चर होना एक बहुत बड़ी इवेंट है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आप बताइए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस वो जनरली पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी फोकस्ड ऑन जीएसटी,
है ना। तो इसमें ज्यादा ACCT से पद से रिलेटेड नहीं पूछेंगे, वो दोज क्वेश्चन वुड ओनली बी लिमिटेड विद GST। आपसे पूछ सकते हैं कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कितने पार्लियामेंट में एक्ट पास किए गए, हर स्टेट ने अपना एक्ट क्यों पास किया गया, मतलब दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क ना। इसके तो डिफरेंस है, उसको कैसे बताऊं? वैट और GST में डिफरेंस? जी, वैट और GST का डिफरेंस अभी बताया तो था मैंने, जब आपको आपने सुना नहीं, मैंने बताया था कि वैट्स में गुड्स को टैक्स किया जाता था, GST में गुड्स और सर्विसेज को पैरिटी पे लाया गया है ना। और पहले गुड्स को टैक्स करने की अथॉरिटी केवल स्टेट पे थी, अब उसकी अथॉरिटी सेंटर के साथ शेयर की गई। सर्विस को टैक्स करने की अथॉरिटी सेंटर के पास थी, उसे स्टेट के साथ शेयर की गई और ड्यूअल GST इंट्रोड्यूस किया गया था। ये चीजें मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, आई थिंक इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके सर, ओके थैंक यू। वेलकम सर एक क्वेश्चन मेरा है कि जैसे सेकंड प्रायोरिटी ACTT है, तो इसको सेकंड प्रेफरेंस पे क्यों रखा, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस तरह से? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि देखिए आप पढ़ते हैं कि सर्विसेज वुड बी द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अब GDP जैसे जैसे कंट्री जो है डेवलप्ड कंट्री की तरफ अप्रोच करती है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता जाता है, टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है, यानी सर्विसेज का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारी जो कंट्री है एक डेवलप कंट्री को धीरे धीरे अप्रोच कर रही है, तो टैक्स जो है फ्यूचर में सर्विसेज से ही ज्यादा आएगा, ठीक है। तो जब सर्विसेज से टैक्स ज्यादा आएगा तो आप एक ऑफिसर ऐसे होंगे जो सर्विसेज को टैक्स करने की अथॉरिटी रखते होंगे, सर्विसेज को टैक्स करके उसे रेवेन्यू मोबिलाइज करने की अथॉरिटी रखते होंगे। तो ये तो बहुत बड़ी पावर है और आप इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि 60% रेवेन्यू आपका डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को देता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे सर्विसेज का परव्यू बढ़ेगा तो ये तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे समाज में प्रॉस्पेरिटी आती है, कंजम्पशन और सर्विसेज बढ़ता जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का रोल है रिलेटिवली कम होता रहता है। तो आप यहां से स्टार्ट करिएगा अपने आंसर को। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। एनीथिंग एल्स? गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन था, सर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मूविंग टुवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपोर्ट, राइट? सो व्हाट कैन देयर इम्पैक्ट ऑन इनकम टैक्स एक्ट जो कि करेंटली हमारा? देखिए डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में देखिए गवर्नमेंट चाह रही है कई सारे इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करेगी। वो जब तक देखिए हम लोग बेसिकली उस चीज को पढ़ते तो है नहीं, हमारे स्पेशलाइजेशन में नहीं है, हम आपको वही चीजें बता सकते हैं जो मीडिया में है। और आई थिंक आप हमसे ज्यादा तो आप ज्यादा इस समय न्यूज़पेपर्स वगैरह को आर्टिकल्स को पढ़ते होंगे, है ना। हमारी तो जो रीडिंग होती है वो एक्ट एंड रूल से रिलेटेड होती है, आप लोगों की काफी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होती है। तो आप DTC डायरेक्ट टैक्सेशन कोड के बारे में जो पूछ रहे हैं कि इनकम टैक्स को रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक हमसे ज्यादा नॉलेज आपकी होगी इसमें, है ना। नहीं एक्चुअली सर एक कुछ जगहों पे ना ये चीज मेंशन दे रखी है कि ये इनकम टैक्स एक्ट को डायरेक्टली देखिए सबसे बड़ा चीज आप ये बता सकते हैं जो हम आप मीडिया में देखते हैं कि ई असेसमेंट, जिसे फेसलेस असेसमेंट वो कहते हैं। फेसलेस असेसमेंट इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। फेसलेस असेसमेंट में होता है उन्होंने एक तरीके से ऑफिसर्स के रिलेशंस को टैक्स पेयर से कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया गया है। क्योंकि अगर आइडेंटिटी, जैसे अब आप UPPCS के इंटरव्यू में जाते हैं, बोर्ड के सामने आपका नाम नहीं होता, आपका रीजन नहीं होता, आपकी कास्ट नहीं होती, तो जो फैक्टर्स बोर्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो फैक्टर बोर्ड के कंसिडरेशन में नहीं आते हैं, बोर्ड की जजमेंट को बायस कर सकते हैं, वो फैक्टर बोर्ड की जजमेंट में नहीं आते हैं। तो यही प्रोसेस इनकम टैक्स में भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है थ्रू फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस में ऑफिसर को केवल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसके बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग लेना है। उसके सामने टैक्स पेयर नहीं आ पाएगा कि वो टैक्स पेयर है क्या, उसका स्टेटस क्या है, किस कंपनी में, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि बेसिकली ये बहुत बड़ा एक रेडिकल चेंज होगा, ये बहुत बड़ा रेडिकल चेंज होगा। अगर ये चेंज सफल हो जाता है तो सभी टैक्सेशन डिपार्टमेंट में ये फेसलेस असेसमेंट, ई असेसमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और GST में तो सबसे पहले लाया जाएगा।
और फिर आप ये देख सकते हैं कि जो करप्शन का जो एक तरीके से एक मतलब इशू है हमारी सोसाइटी को जो सफर करता है वो पूरी तरह खत्म हो सकता है। राइट सर, क्वेश्चन दरअसल इस चीज से था क्योंकि कुछ जगहों पे ये चीज मेंशन है कि ये इनकम टैक्स एक्ट को डायरेक्टली हैम्पर करेगा, और कुछ जगहों पे गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्स करती है कि इसका इनकम टैक्स एक्ट को किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं करेगा, मतलब ये उससे अलग है। सर जी ऐसे ध्यान रखिए, यहाँ जो क्वेश्चन इंटरव्यू से रिलेटेड पूछे जाएंगे, आप जीएस मेंस के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे यहाँ कवर। क्या सर? सॉरी सर। जी सर, थैंक यू सर। ओके, तो कैन आई लीव नाउ? कंटिन्यू सर प्लीज सर। नहीं, मैं एक्चुअली जॉइंट डायरेक्टर साहब थोड़ा। गुड इवनिंग सर। हाँ लगता है सर जो है डिस्कनेक्ट हो गए, अभी कॉन्टेक्ट करते हैं सर से जो है प्लीज। आ रही है सर, आ रही है आवाज। ओके ओके। हेलो हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है। कैंडिडेट्स प्लीज। अच्छा अच्छा, जॉइंट डायरेक्टर साहब हेलो। हाँ मैं जनरल बात बताऊं? हाँ जरा जनरल बात बताइए सर। मैं कुछ जनरल बोलता हूँ इंटरव्यू के टिप्स। सर ऐसा है कि मैंने 1997 में एमएससी की, उसके बाद 99 में फर्स्ट इंटरव्यू दिया, और उसके बाद 2000 में दिया, 2004 में मैं सेलेक्ट हुआ, 2002 में सीटीओ बना, 2004 में यार कोऑपरेटिव बना, 2005 में दिया, 2006 में दिया। कहने का मतलब ये है कि या आप लोगों का हर व्यक्ति का व्यक्तित्व का अलग अलग होता है परीक्षण, और उन लोगों को जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, मॉक इंटरव्यू से आपको केवल हम लोग या आपकी अपनी झिझक खुलती है कि कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिए सारे लोग, आप सबसे ज्यादा प्रतिभावान है ये मान के चलिए, और ये जो लोग पहले से सर्विस में हैं वो जरूर उस विभाग की मोटी मोटी जानकारी जरूर रखें, और उसको बिल्कुल, अगर आप जैसे 10 क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू बोर्ड ने और आप केवल 3 का आंसर कर पाए, तब भी आप परेशान मत होइए। बिल्कुल आप ये मान चलिए कि आपका बेस्ट इंटरव्यू हुआ है, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस से दीजिए। नंबर या सिलेक्शन आपका उस पर निर्भर करता है कि आपने वो 3 क्वेश्चन किस प्रकार बताए। इस पर निर्भर नहीं करता कि आपने 10 में से 7 नहीं बताए, 3 बताए ओनली। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके जो नॉलेज है उसका टेस्ट पहले ही हो चुका है। इस समय केवल आपका प्रेजेंटेशन देखा जा रहा है, और आपका जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो जांचा जा रहा है। हिमांशु जी टेक्निकल बहुत अच्छी नॉलेज दी है आपको विभाग के बारे में। आप कुछ व्यवहारिक या कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर जो भी प्रैक्टिकल और क्वेश्चन बन सकते सर, उसके बारे में आप सर कुछ सजेशन दीजिए सर। हम लोग को दिया नहीं लग पा रहा कि क्या क्या बोर्ड मेंबर पूछ सकते हैं। ऐसा है कि इस समय जो करंट पे चल रहा है, सबसे ज्यादा कोरोना हाईलाइटेड है। इस पे जरूर पूछेंगे कि इससे कैसे, सबको पता है कि जो मास्क है जरूरी, और ये जो स्लोगन है या 2 फीट की दूरी है जरूरी, ये सब बताएंगे आपको। जी सर। और डीप में पूछ सकते हैं वो लोग कि आप बताइए कि आप मतलब जैसे इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी जाएंगी, आजकल इंटरव्यू चला रहे हैं वो लोग, पूरी सावधानी के साथ चला रहे हैं कि क्या ये चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे, जो आपके अंदर के व्यक्ति को बाहर निकालेंगे। क्योंकि होता क्या है कि 10 मिनट में वो आपको परखना चाहते हैं पूरी तरीके से कि क्या आप किसी भी पोजीशन या किसी भी ऐसी आपात स्थिति के लिए तैयार हैं। जैसे अभी
कोई भी बाढ़ आ जाती है, या आप मान लो एसडीएम बन गई हैं और आपकी पोस्टिंग गोरखपुर के आसपास या कहीं ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पे बाढ़ हर साल आती ही आती है। प्रदेश अपना बहुत बड़ा है, हम सहारनपुर में पोस्टिंग है जहाँ बिल्कुल तराई इलाका है, मतलब बिल्कुल पहाड़ी एरिया के पास है, और एक जो है अपना गोरखपुर बिल्कुल बॉर्डर है उधर, जो जहाँ पे बिल्कुल पता चलता है कि पूर्वांचल बिहार वाला कल्चर और बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ, तो मतलब डाइवर्सिटी बहुत है अपने प्रदेश में। तो पहले तो मान लो पहाड़ भी थे, अपना मतलब उत्तराखंड भी था, लेकिन मान लो वो अलग हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपके प्रदेश में बहुत वो है, वैरायटी है, विविधता है, और वो आपको कहीं भी पोस्ट करके आपके व्यक्तित्व में कितना गहराई है वो जानना चाहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आप, तो उनको आपको एक व्यवहारिक आंसर ही करना है, मतलब बुकिश नॉलेज को थोड़ा सा किनारे रख के आप कैसे सोच सकते हैं जनरल, वो आपको बताना है। वो आपके एटीट्यूड में निर्भर करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला एटीट्यूड रखना है, मतलब बस ये है बात। और सबसे बड़ी बात जो बताया है ना, कि आप ये मान चलिए कि मेरा इंटरव्यू सबसे अच्छा हुआ है और 10 में से 2 क्वेश्चन बता पाई, तब भी आप बिल्कुल उनको लगे नहीं कि आप अंदर से हिल गए हैं, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होना है। आप बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस में रहिए, उनको लगेगा मतलब मेरा तो हो ही रहा है सिलेक्शन, मुझसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता एसडीएम बनने के लिए, आप ऐसा मानिए। हम लोग थोड़े दुर्भाग्यशाली रहे हिमांशु जी, हम कि उस समय 2005 3 4 5 में एसडीएम की एक भी पोस्ट नहीं आई थी, हम लोग एसी ट्रेड टैक्स बने, आज डीसी हैं सारे लोग। सर मेरे दोस्त सर इससे रिलेट नहीं है सर, क्या मैं पूछती हूँ सर? क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। आपकी क्वेश्चन जब पूछती हैं तो आपकी आवाज ब्रेक होती है, पता नहीं क्यों, ऐसा केवल आपके साथ हो रहा है, बाकी लोगों के साथ नहीं हो रहा, वो पूरा हियर नहीं। रीता सिंह आप एक काम कीजिए, ईयरफोन को पास में रख के बात कीजिए, लगता है ईयरफोन हिलता है, आवाज डिस्टर्ब होती है। जो ईयरफोन जो बोलने वाला होता है ना, माइक जो होता है, माइक को अपने पास रख लिया, निकाल दीजिए माइक को, एकदम निकाल दीजिए ईयरफोन को। इसको निकालना सर, इसको निकालने के बाद मुझे आवाज सुनाई देती है। फिर आपका जो माइक है ना, उसको जो माइक वाला जो पोर्शन है उसको मुंह के सामने रखिए, बात कीजिए, थोड़ा सा जो है वो हिलता है तो इससे आवाज हिल जाती है। ओके सर। आपका कब है इंटरव्यू? तो आवाज सर आ रही? नो, नॉट ऑडिबल। हेलो, नो नो। आप ईयरफोन को हटा दीजिए प्लीज, ऐसे ही बोलिए तो ज्यादा बेटर है। सर आवाज आ रही? हाँ अब ठीक है, अब बोलिए। अभी भी आ रही है सर? आ रही है, ऑडिबल है, बताइए। आपको नहीं सुनाई दे रहा? सर अभी आ रही है? हेलो, आवाज आपकी अभी आ रही थी, आप बोलिए, कंटिन्यू। तो सर अब आवाज कुछ क्लियर हुई? हाँ थोड़ा सा क्लियर हुई, बोलिए। थोड़ी सी क्लियर हुई आवाज? सर तो क्वेश्चन है थोड़ा सा भर के हैं, उसको मैं पूछना चाहती थी। सर मेरा थोड़ा सा गैप ज्यादा हुआ है, 2011 का मैंने इंटरव्यू दिया था, उसके बाद से लेकर 2018 का इंटरव्यू देने जाऊँ, तो बीच में मेरी पूरी स्टडी ब्रेक हो गई। तो इसको सर बोर्ड मेंबर्स पूछे, इसको हम कैसे फिर सर डील करेंगे? नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, समय परिस्थितियां होती हैं। आप कह दीजिए कि आप इससे तो आपके धैर्य की और अच्छी परीक्षा हो गई, ये आपको इसको नेगेटिव नहीं लेना है और वो भी नेगेटिव नहीं लेंगे। आप कहिए कि मैं तो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूँ, 7 साल 8 साल 10 साल, जब तक मैं लक्ष्य नहीं पालूंगी तब तक मैं लगातार लगी रहूंगी। और इससे तो आपका पॉजिटिव पक्ष दिखाई दे रहा है कि आप 8 साल भी हिम्मत नहीं आ रही, 7 साल 8 साल लगातार लगी रही हैं और आज भी आप इंटरव्यू पहुंची हैं। इसका मतलब आपकी प्रतिभा की कमी नहीं है, बस समय की बात है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप इसको पॉजिटिव लीजिए, आप क्यों ऐसा मान रही हैं कि वो नेगेटिव लेंगे कि 8 साल क्या करती रही, ऐसा कुछ नहीं। नहीं सर,
मेरी एक्चुअली 2 बच्चे छोटे थे, तो मेरी स्टडी पूरी तरह से ब्रेक हो गई थी, तो मैंने एग्जाम नहीं दिए थे। तो उसके बाद जब बच्चे बड़े हुए तो मैंने फिर से तैयारी को रीस्टार्ट किया। ये तो तो बहुत इस अच्छी थ्रू बात में बता सर। नहीं, तो इसमें कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप परिवार के साथ साथ अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ साथ आप राजकीय दायित्वों के लिए भी तैयार हो रही हैं, तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो हाँ, ये तो और अच्छी बात है। आपने मैटरनिटी लीव जैसी समस्या आ रही है उसका दिखा सकते हैं, जो उस समय आपने टाइम देके कि आपको इस लॉस करके सारी चीजें लेके बाद में आ रहे हैं सब चीजें, ना सर जी। आप एक ऐसी चीजें निकल के आ रहे हैं जहाँ बच्चों की भी आपने प्रवेश कर ली है, सब चीजें हैं, और उसके बाद ही आप सिलेक्शन होके आता है, तो आप एक अच्छी सी पोजीशन में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या वो अच्छा पॉइंट हो सकता है? जी सर, एक क्वेश्चन सर ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो सर एक ये क्वेश्चन बन रहा है कि इसको जो ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, तो वर्तमान समय में उस एजुकेशन क्वालिटी जो गिर रही है, हायर एजुकेशन की गिरने के परिप्रेक्ष्य में मूल रीजन क्या है? एक तो आपका क्या नाम है, आपकी जो वॉइस है, क्वेश्चन है, वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, वॉइस कट कट के आती है। जी, वो समझ ही नहीं पाए हम कि क्या आप कहना, मतलब क्वेश्चन क्या है। 50% समझ में आया जी सर, एजुकेशन क्वालिटी गिर रही है। प्रीता जी का सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? जी आप बोलिए। मेरी किसी और से प्लीज प्रीता जी का क्वेश्चन रिपीट कर सकता हूँ? हाँ, आप कर दीजिए। ये हाँ यस, अगर आपके पास आवाज पहुंचे तो आप रिपीट कर दीजिए प्लीज। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सर जो एजुकेशन का लेवल गिरा है, जो पहले उसको ऑक्सफोर्ड या जो भी नाम से संबोधित किया जाता था, तो उसके रीजन क्या है? अरे ये तो कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या शिक्षा व्यवस्था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मेन वो है। इस पे हम सेल टैक्स या कॉमर्शियल टैक्स या जीएसटी के अधिकारी इस पे क्या कहेंगे? आप लोग खुद बेहतर जानते हैं क्यों गिर रहा है शिक्षा का स्तर। कोई बात नहीं, शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है आप लोग बेहतर जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। वहाँ पे सर शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है या जो भी हो रहा है, वो हम सब लोग समझ रहे हैं। जब अच्छे लोग नहीं पहुंचेंगे, अच्छे टीचर वहां नहीं पहुंचेंगे, तो कैसे शिक्षा का वो बढ़ेगा? जी सर। जी, जो भी अच्छा अधिकारी हो या अच्छा व्यापारी हो या अच्छा धनाढ्य वर्ग हो, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है अपने बच्चों को। प्राइवेट से पढ़ाते पढ़ाते फिर इंग्लिश मीडियम और उसके ऊपर सब अच्छी तरह से भेजना चाहते हैं। इलाहाबाद पहले अपने आप में शिक्षा का गढ़ था, पूर्व का सांस्कृतिक और वो केंद्र माना जाता था, आज भी है, बट उसका गुणवत्ता में गिरावट आई है। उसका मेन कारण शिक्षक प्लस स्टूडेंट दोनों ही है, आम जनता से लेकर सब कुछ है, सरकार भी है ना। केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा देने मात्र से कोई विश्वविद्यालय अच्छा नहीं बन जाता है, लेकिन हमें आलोचना भी नहीं करनी है, अपने क्वेश्चन को बैलेंस रखना है ना। तो वो क्यों रहा, तो उसमें जनता से लेके सबको एक साथ सबका रोल बताना है धीमे धीमे, और वो आपसे एक्सपर्टाइज आंसर की वैसे भी इस तरह की आंसर की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं, बट आप बताइए कि हाँ उसमें सबका ही रोल है, अकेले सरकार का दोष नहीं है, हम लोग आम पब्लिक या जनता का भी दोष है। जो सोच हो गई ना कि प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छी होगी, या दिल्ली के मिरांडा कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होगी, जो जब तक ऐसी भावना या ऐसा वो नहीं रहेगी, जब तक शिक्षा का कुछ नहीं हो सकता। यस सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। और कोई कैंडिडेट प्लीज। सर इसमें हेलो, कोविड-19 रिलेटेड क्वेश्चंस अगर सर अच्छा है। फिर आपका क्वेश्चन कट रहा है। वैसे कोविड-19 के बारे में कुछ कह रही हैं आप, लेकिन वो ब्रेक होती है आवाज आपकी। प्लीज कोई और कैंडिडेट प्लीज। चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि मनीष कुमार जी पूछ रहे हैं जी, प्लीज माय क्वेश्चन हियर नेटवर्क इश्यू। एसीटीटी को 2-3 पे प्रेफरेंस फिल करते तो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि
ACTT के थ्रू सोशल वर्क कर पाऊंगा, बिकॉज यूपीपीएससी में आने का मोटिवेशन फैक्टर तो सोशल सर्विस करना ही है। उनका जानना ये है ACTT और सोशल सर्विस में रिलेशन जानना है। ऐसा है ना, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था इसी उस पे, जब वो हिमांशु जी थे, कि हम लोगों का मेन कार्य है सरकार के लिए राजस्व वसूली करना, और हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में 65% से ज्यादा का योगदान करते हैं। 2017 से पहले, GST से पहले हम लोग 67% यानी कि 2/3 राजस्व का योगदान कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार की आय का। तो जब समाज या कैसे विकास करता है, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे सरकार की विभिन्न नीतियों पे लिए पैसा चाहिए, पैसा हम लोग कमा के देते हैं। तो इसी तरह से हम अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक उसमें योगदान करते हैं। लेकिन जो SDM है या जो कार्यकारी सेवा है उसमें प्रत्यक्ष रूप से योगदान करते हैं, पुलिस है उसमें प्रत्यक्ष रूप से योगदान करते हैं, लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। हम उनको कमा के देते हैं, वो हमारे पैसे को खर्च करते हैं विभिन्न योजनाओं में, किसानों के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, चाहे किसी के लिए सड़क बना रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, उस पैसा तो हमारे पास से जा रहा है, हम लोग उसमें अप्रत्यक्ष योगदान करते हैं। प्रत्यक्ष योगदान इस सर्विस में नहीं होता है समाज के लिए। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। और कोई प्रश्न हो आपका पूछिए, सर हैं। कोई और कैंडिडेट कुछ पूछना चाहेंगे? इसमें सर ये क्वेश्चन था कि अगर ACCT को दूसरे या तीसरे नंबर पर फिल करते हैं जी, तो उसको सर कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, पहले नंबर पे तो आप SDM भरेंगे ही, वो सब लोग बनना चाहते हैं, उसका कारण बताइए आप उनको साफ साफ। इस सेवा में विविधता है, ये सेवा सबसे ज्यादा हमारे लिए अच्छी इसलिए है क्योंकि हमें अपने व्यक्तित्व को, और फिर सबसे ज्यादा उसका रेपुटेशन, सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ उसमें विविधता है, हमारे व्यक्तित्व को निखारेगी। और तीसरी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उसका विद इन टाइम उसमें प्रमोशन या जो स्केल है, वो जो मतलब हर आदमी आजीविका के लिए भी तो करता है ना, हम लोग आजीविका के लिए प्रथम रूप से करते हैं, बाकी सब चीजें हैं। अगर मान लो पैसा ना मिले तो कोई नहीं समाज सेवा कर रहा है। आप व्यवहारिक पक्ष रखिए उसमें कि हम लोगों के उसमें हर 5 साल 3-4 साल पे स्केल बढ़ता रहता है। अन्य सेवाओं में नहीं है ऐसा। जैसे हमारी ACCT भी है, तो इसमें आपको 10,000 का ग्रेड पाने के लिए आपको 30 साल लग जाएंगे। डायरेक्ट आप AC हो जाए तब भी आपको 27-28 साल से पहले 10,000 का ग्रेड नहीं मिलेगा। जबकि SDM डायरेक्ट बन गए तो 19 साल में मिल जा रहा है, 18 साल में मिल जा रहा है 10,000 का ग्रेड। बाकी में 24 साल में 23 साल में IAS बन जा रहे हैं उसमें प्रमोशन होके। तो ये बहुत संतुलित और अच्छा आंसर है इसका, तो इसलिए हमने इसको तीसरे नंबर पे रखा है। इसमें लीनियरिटी है, मतलब एक जैसा कार्यक्रम है, हर समय पूरे 30 साल एक जैसा सेवा रखनी पड़ेगी। उसमें हम 5 साल कहीं रहेंगे, 5 साल कहीं रहेंगे, 5 साल नगर निगम में, 5 साल DDC में, 5 साल चकबंदी में, 5 साल एग्जीक्यूटिव में SDM के रूप में। इस तरह से है, उसमें विविधता है, अच्छा लगता है। आपको हर समय GS पढ़ना पड़े या एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़े तो आप बोर हो जाएंगे। हेलो, हाँ थैंक यू सर। ओके, मतलब इसी तरह से आप कह सकते हैं। जी सर। ओके, आप कुल मिला के ये मान चलिए कि उस समय आप बन चुके हैं वो चीज, प्रशासन में जा चुके हैं, इंटरव्यू देते समय ऐसी भावना रखिए बस आपका ये अंतिम टेस्ट है और वो आपसे बस ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि बस आप बन चुके, बताओ ये वाला काम कैसे करेंगे। तो ना तो कभी करना ही नहीं है सरकारी सेवा में। वो पूछे कि ये काम हो सकता है, या जैसे कोई भी असंभव कार्य आप कीजिए, हाँ इसको बिल्कुल प्रयास किया जाएगा और ये हो जाएगा, अवश्य किया जाएगा। भले ही उसमें सफल हो या ना हो, बात की बात है। नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं दिखानी, पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना है और रहना है। व्यवहारिक पक्ष उसका यही है, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। सर इस प्रमोशन चैनल कहाँ है, इस बारे में केवल आपकी ही वॉइस नहीं आती, बाकी सबकी आती है। लगता नेट इश्यू होगा। आप भी चैट बॉक्स में डाल देंगे मैसेज तो हो जाएगा यहाँ से क्लियर। सर ये समस्या होती है थोड़ा प्रेफरेंस के ऊपर
एसीटीटी के ऊपर किसके ऊपर रखें, किसके नीचे रखें, थोड़ा सा अगर इसको बता सके इनको। सबसे पहले रखिए आप एसडीएम, उसके लिए कई बार हिमांशु जी भी बता दिए, हम भी बता दिए, ठीक है। नंबर 1 पे तो वही रखिए। आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं आप ट्रक वालों या थोड़े छोटे क्लास से डील नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे नंबर पे आप एसीसीटी रख सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मत है व्यक्तिगत कि आप एआरटीओ नंबर 2 पे रखिए। हालांकि उसमें प्रमोशन के चांसेस हमारे विभाग से कम है एआरटीओ में, और उसमें जो भी क्रेज है वो केवल एआरटीओ का ही क्रेज है, और आप लोग समझ रहे हैं किस चीज का क्रेज है। तीसरे नंबर पे तो अपना रखिए ये विभाग। क्या इस बार जिला पंचायत राज अधिकारी पोस्ट है? सर है सर। डीपीआरओ है तो आप डीपीआरओ भी रख सकते हैं वर्तमान में। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से डील करने का आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती, ग्रामीण परिवेश से आप लोग हैं, जो भी हर व्यक्ति पे अलग अलग निर्भर करता है। ये जो प्रायोरिटी भरना होता है ये प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्तित्व के अलग अलग होता है। जैसे मेरा अपना स्वयं का है, मुझे प्रशासन ही पसंद था, यानी कि मैं अगर 1 नंबर पे हमेशा, मैं इसलिए 8 बार लगातार इंटरव्यू दिया, बट जब मैं टॉप किया या जब मैं वो चाहता था तब 3 साल लगातार एसडीएम की पोस्ट नहीं आई, और जब आई तब मेरा हुआ नहीं। जब मैं इंटरव्यू तो दिया बट केवल एसडीएम के लिए देता था तो 1, 2, 4 नंबर से रह जाता था। तो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जो केवल और केवल मतलब आराम से, शांति से और उस तरह से रखना चाहते हैं तो वो एसीसीटी नो डाउट पारिवारिक दायित्व प्लस और सबके लिए समय निकालने के लिए अच्छी पोस्ट है। अगर पुलिस में आप चले जाएं तो आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, बट कुछ लोगों को पुलिस की जॉब पसंद होती है, व्यक्तित्व से व्यक्तित्व निर्भर करता है। कुछ लोग तो जो टॉपर हुए हैं वो एसडीएम से ऊपर पुलिस को रख देते थे। 2004 में 2002 में कोई एक टॉपर थे, उन्होंने रखा था, तो बहुत से लोग कर देते हैं ऐसा। तो वो हर एक व्यक्ति पे अलग अलग निर्भर करता है, वो आपका अपना वो है। लेकिन सामान्यतः नंबर 1 पे आप लोग एसडीएम ही रखिएगा। उसके बाद आप एसीसीटी रख सकते हैं, एआरटीओ रख सकते हैं, डीपीआरओ रख सकते हैं, ये सब एक जैसी पोस्ट है। डीपीआरओ का आजकल खूब अच्छा क्रेज चल रहा है, उसका नो डाउट अच्छा है, स्कोप भी अच्छा है। बाकी आप लोग इंडिविजुअल पूछ सकते हैं कि सर मैं ऐसे हूं और मुझे ये किस में करना चाहिए। हाँ, कैंडिडेट्स प्लीज क्वेश्चन। सर इसमें डिप्टी एसपी नीचे रखने पर जनरली ये क्वेश्चन बन जाता है, ये नीचे क्यों रखा, एआरटीओ में क्यों पैसे के लिए आना चाहते हो, ये नहीं, बनता है। वो उनको कहने दीजिए। आप कहिए कि मेरा नेचर जो है पुलिस का व्यक्तित्व नहीं है, मतलब मेरा जो पुलिस में एक व्यक्तित्व की जरूरत होती है, उसमें बोल्डनेस के साथ साथ साहस और तमाम चीजें हैं, कि मेरा जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो पुलिस के लिए फिट नहीं है। मेरा टैक्सेशन या इन सब के लिए मैं माहिर हूं या मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगा, तो चूंकि मुझे जॉब में आनंद भी आना चाहिए। अगर मैं जॉब अपने मन से नहीं करूंगा तो मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, और प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन एंजॉय करने का पूरा अपना अधिकार है, और मैं इसको जीविकोपार्जन के साथ साथ इसको आनंद का एक साधन बनाना चाहता हूँ जॉब को, तभी मैं अपना 100% दे सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग हो सकता है। किसी को फुटबॉल का खिलाड़ी जैसे रोनाल्डो है, तो उनसे आप ये नहीं कह सकते कि आप सितार वादन क्यों नहीं कर रहे हैं। जो सितार अच्छा बजाना जानता है, उसे उसमें आनंद आ रहा है, तो उससे आप पीसीएस की तैयारी के लिए नहीं कह सकते। हम लोग ठीक है जॉब करना चाहते हैं, सरकारी सेवा, परंतु उसमें भी तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा व्यक्तित्व किसके लिए ज्यादा फिट है। अगर मैं टैक्सेशन के लिए अपने आप को फिट मानता हूँ तो मैं इसको नंबर 1 पे भर रहा हूँ। अगर मैं एग्जीक्यूटिव को मानता हूँ कि नहीं मुझे एसडीएम चाहिए, तो मैं भर रहा हूँ उसको। आप हर एक के लॉजिक रखिए, उनको कहने दीजिए, वो आपको विचलित करने की कोशिश करेंगे अपने उससे, लेकिन आप बिल्कुल विचलित मत होइए, अपनी बात पर अडिग रहिए, और जो कि वास्तव में जेन्युइन भी हो उसके लिए आप मेंटली तैयार रहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या क्यों अगर मैंने दूसरे नंबर पे एसडीएम भरा है तो क्यों भरा है, पहले नंबर भरा है तो क्यों भरा है। बस इस पे आप क्लियर रहिए, अपने स्टैंड पे कायम रहिए। ढिलमुल रवैया बिल्कुल नहीं चलता है प्रशासन में, और ना ही वहां पे दिखाइएगा कि अगर वो कुछ कहें तो आप तुरंत मान लिए। अगर आप एक बार को कोई चीज गलत बोल गए हैं तो आप उस पर फिर अडिग रहिए। जैसे मान लो वो कहें कि नहीं आप एआरटीओ, तो मुझे लगता है कि आप किसी अन्य ऐसे कारण से, खासतौर से पैसे की बात आती है कि इस कार्ड से भरे हैं आप नंबर 2 पे, जबकि आप तो आईटीओ थे पहले या कोई अन्य पोस्ट पे थे,
टैक्सेशन का आपका अनुभव था, तब भी आप ARTO नंबर 2 भरे, तो आप कहिए कि उसमें भी तो टैक्स रेवेन्यू का सोर्स होता है। वो अलग बात है वो 60% नहीं देता, एसी ट्रेड कॉमर्शियल टैक्स या GST 60% दे रहा है आपको, लेकिन वो 10% तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मेरा कोशिश होगी कि मैं 10% से 15% करूं उसका कलेक्शन। आप पॉजिटिव लीजिए उस चीज को, ठीक है। जी सर, उनके थैंक यू उनके सर। उससे विचलित बिल्कुल नहीं होना है। वो लोग कहेंगे और वास्तव में सब लोग जानते हैं, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इधर भी, लेकिन वो चीज कभी शो नहीं करनी है और ना ही उससे उसकी बात को कभी होने देना है। हल्का सा मुस्कुरा के आप सीधा जवाब दीजिए कि नहीं सर ऐसा नहीं है, और मेरा उद्देश्य तो सिर्फ ऐसा है कि ये भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, इसका सोर्स भले ही कम हो सकता है, इसका योगदान कम हो सकता है, परंतु मैं इसके योगदान को और बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे इसमें रुचि है, मैं छोटे से देखता आ रहा था कि कैसे चलता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। मैं इसमें मेरे कुछ अंदर सुधार हैं। आप 1-2 क्वेश्चन बना लीजिए उसके, अपने कुछ एक नई इनोवेटिव बताइए कि हम ऐसे करना चाहते हैं, वो कोशिश करूंगा, मैं अपने हिसाब से करूंगा। राजकीय जो नियम कायदे हैं उनके दायरे में रहते हुए अपने आप को एक इनोवेटिव अधिकारी के रूप में स्थापित करूंगा। जी सर, जी सर। सर एक बार MP में इंटरव्यू दे रहा था सर, तो वो जनरली उन्होंने ये कहा कि सिविल सर्विस में ही तुम इसलिए आना चाहते हो कि पैसे के लिए, इसका क्या जवाब देना चाहिए सर? नहीं, वो लोग आप कहिए कि ऐसा नहीं है कि हर आदमी या हर व्यक्ति, आप सुनिए, आप उनसे आप कहिए कि हो सकता है कि सर आपका ऐसा मानना रहा हो, मेरा मानना ऐसा कतई नहीं है। मेरा मानना ऐसा है कि सिविल सर्विस में लोग अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि प्लस जो सामाजिक प्रतिष्ठा इसके साथ जुड़ी हुई है उसकी वजह से आना चाहते हैं, ना कि धन की वजह से। धन अगर मुझे कमाना होता तो मैं व्यापार करता अथवा मल्टीनेशनल कंपनी में किसी में चला जाता, लेकिन मुझे धन के साथ साथ मुझे सामाजिक प्रतिष्ठा भी चाहिए, इसलिए मैं इसमें आया हूँ। इसमें व्यक्तित्व के आयाम है और मुझे 16 घंटे 18 घंटे जॉब करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 24 सरकारी नौकरी आपको पता है 24 घंटे की होती है। हम लोग 3 बजे भी रात में जाके अचानक अगर DM साहब या हमें कहीं भी लगा सकते हैं और हम लोग बाध्य हैं कि हम जॉब करेंगे, उस समय में जाना होगा। तो आप कहिए कि हम सब 24 घंटे पहले ही करने को तैयार हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि हम जो है केवल और उसके लिए। आपका मानना गलत है सर, ऐसा मैं इस पे इत्तेफाक नहीं रखता। अपना जो निवेदन के रूप में अच्छे शब्दों में उसको मना कर दीजिए, डिनाई कर दीजिए। जी सर, ओके, थैंक यू सर। ओके भाई, एनीवन एल्स? कोई और? कोई और कैंडिडेट? हेलो सर। यस सर, ये कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की हायरार्की बता दीजिए एक बार। हायरार्की मतलब सबसे ऊपर तो प्रदेश स्तर पे कमिश्नर होते हैं, विभागाध्यक्ष जिसे कहते हैं, जो सीनियर IAS होते हैं, ठीक है। उसके नीचे 20 जोन होते हैं, पूरा प्रदेश 20 जोन में बटा हुआ है, पूरा प्रदेश 20 भाग में बटा हुआ है, जिसे एक जोन कहते हैं। उस पे एक जोनल एडिशनल कमिश्नर होता है जो विभागीय होता है। जो हम लोग AC स्टेट टैक्स जो डायरेक्ट बनते हैं वो एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 उसका इंचार्ज होता है। उसके नीचे एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 होते हैं और उसके नीचे जॉइंट कमिश्नर होते हैं और उसके नीचे डिप्टी कमिश्नर होते हैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं जिससे आप सेवा में जा रहे हैं, और उससे भी नीचे वाणिज्य कर अधिकारी होते हैं। तो वाणिज्य कर अधिकारी हमारे विभाग में एंट्री करने का पहली पोस्ट है और दूसरी पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर है। और वाणिज्य कर अधिकारी का 50% कोटा होता है प्रमोशन से, और 50% में जो अन्य लिपिक संवर्ग या स्टेनो संवर्ग है उसका कोटा होता है वाणिज्य कर अधिकारी के लिए। तो ये इसकी हायरार्की है: CTO, AC, DC, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 और डायरेक्ट कमिश्नर। एनी डाउट या कुछ और पूछना हो? यस सर, इसमें कितना कितना टाइम लग जाता लगभग प्रमोशन में? हालांकि वो लोग देखो इंटरव्यू का तो ये है नहीं, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत आप हमसे नंबर ले सकते हैं डायरेक्टर साहब से, हम आपको बता देंगे। और AC ट्रेड टेस्ट वैसे 2-3 लोग हैं यहाँ पे अपने, इसमें हमने देखा, अभी लोगों ने बताया कि आप हैं। तो AC से एडिशनल बनने में 25 साल लग जाता है नॉर्मली। जी सर। सर CTO से ACTT बनने में? CTO से ACCT का अब तक का रिकॉर्ड 8 साल के आसपास, 9 साल, 10 साल, कभी ज्यादा कभी कम, और ऊपर के पदों पर निर्भर करता है। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए तो और जल्दी भी बन सकता है। अभी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग संभावित है
चूंकि इस बार कोरोना आ गया तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सब नए पदों की क्रिएशन पर रोक लगा दी है और हम लोगों के उसमें नए पद काफी डिमांड किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो विभाग का फ्यूचर तो अच्छा है, परंतु अभी 1 साल तक कुछ नहीं कह सकते कि कैसा रहेगा। फ्यूचर तो अच्छा है नो डाउट, क्योंकि सेंट्रल के लगभग वही काम आपको करने हैं जो सेंट्रल वाले अब तक करते थे और जिनको हम लोग सामान्यतः आम जनता भी या आम पब्लिक उनको ज्यादा बेहतर मानती है और उनको सुविधाएं भी बेहतर मिलती हैं। परंतु सेम वर्क तो हम लोगों की मांग रहती है, सेम वर्क तो सेम पे, सेम कार्य प्रणाली, सेम सुविधाएं हम लोगों की मांग चल रही है। उस पर होगा कैडर रजिस्ट्रेशन, आज नहीं तो कल होगा, भविष्य की बात है। लेकिन फ्यूचर तो ठीक है विभाग का। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सामान्यतः आप लोग सब लोग करते हैं उसमें कुछ थोड़ा सा अभी ठीक नहीं चल रहा है विभाग। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रथम स्थान पे आप एसडीएम, उसके बाद एआरटीओ, फिर डीपीआरओ भी रख सकते हैं। लेकिन अभी को सोच विचार कर, इसमें मेरी बात को उस तरह से ना लीजिएगा, क्योंकि हम तो अपने विभाग में ये नहीं कहेंगे कि हमारा विभाग खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, खराब और अच्छा कुछ नहीं होता, हर जगह खत्म होने वाला है। डीएसओ की सप्लाई सब खत्म हो रही है, सब्सिडी खत्म हो रही है, विभाग ही खत्म हो जाएगा कभी ना कभी, है ना। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, अपना विभाग ब्राइट फ्यूचर है। टैक्सेशन तो चाणक्य के जमाने से अच्छा चला आ रहा है और चलता रहेगा। वो व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है वो किस तरह से कार्य करता है। सही बात सर, थैंक यू सर। ओके, यस सर। ओके, एनीवन एल्स? तो डायरेक्टर साहब खत्म किया जाए अब? कन्वीनर साहब आपको क्वेश्चन हो तो बताइए, अदरवाइज खत्म किया जाए सेशन को। ऐसा लगता है आप थोड़ा चाहिए सर, लास्ट मोमेंट की टिप्स दे दीजिए बच्चों को जो कुछ काम आए उनकी जो है। हाँ ठीक है, मैं सबसे पहले तो मेरा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा एक व्यक्तिगत ये सुझाव है आप सबके, आप सब लोग ये मान चले कि आप सब सिविल सेवा या जो भी आप दे रहे हैं कि आप बन चुके हैं, आ चुके हैं सेवा में। बस आपको बस समय की बात है, अपने आप को वहां बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन कितने बता पाए या नहीं बता पाए, इससे आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना है। बिल्कुल आप मान चलिए आप 10 में से 1 क्वेश्चन का भी आंसर दे रहे हैं तो पूरे उसी कॉन्फिडेंस से दीजिए कि आपसे ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता है, पहली बात। दूसरी बात कि वो लोग जब विचलित करने वाले प्रश्न पूछें पैसे या इस टाइप के कि नहीं आप क्यों ऐसे करके आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल उनका विचलित नहीं होना है। वो कितने भी आपको उत्तेजित करने का प्रयास करेंगे परंतु आपको नहीं होना है, और अपने आप पे विश्वास बनाए रखते हुए इंटरव्यू दीजिए। आप सभी सफल हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बाकी आपको यदि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, अन्यथा मेरा नंबर ले सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। कैंडिडेट्स हमने अपना एक नंबर दिया हुआ है, हेल्प डेस्क नंबर 7017390646। जो वीडियो आई उसमें लिखा होगा। अगर आपको सर से कोई जानकारी लेनी है और भी लेनी है तो आपको इस नंबर से कांटेक्ट है, आपको कांटेक्ट करा देंगे। और बाकी सर आपने बहुत टाइम दिया जो है, थैंक यू इसके लिए। काफी चूंकि टाइम निकाल पाना जॉब के बाद एक बड़ी चीज होती है। और मैं कैंडिडेट से मिल रहा है कि सर आप भी शायद सहमत होंगे, आपने कई बार इंटरव्यू दिए हैं कि कैंडिडेट्स को इस तरह से पोस्ट के बारे में शायद पहली बार ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है इतनी ज्यादा कि सारे ऑफिसर्स आके खुद जानकारी दे रहे हैं कि कौन सी अपनी पोस्ट कैसे क्या चीज होती है। अदरवाइज हमारा इंटरव्यू तैयारी की है तो ऐसी कोई जानकारी मिलती नहीं थी हम लोगों को, खाली जानकारी। तो सर ये इसमें कैंडिडेट्स इसमें कोई शक नहीं, सर ने भी थोड़ा टाइम दिया है तो सर का भी थैंक यू है। मतलब काफी अच्छा लगा सर, काफी आप आए जो है, आज का सेशन काफी अच्छा लगा। और कैंडिडेट्स को अपने एसीटीटी से भी अलग काफी चीजों को आपने एक्सप्लोर किया है जिससे चीजें पता पड़ सकें। और हालांकि एक चीज होती है जो कि पद की गरिमा रखते हुए कुछ चीज ऐसी होती है जो कि हम डिस्क्लोज पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर। तो कैंडिडेट्स आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए होगी तो हम मेंटरशिप कार्यक्रम भी चला रहे हैं इस समय, तो उसमें अगर चाहिए होगा तो आप अगर फॉर्म जमा करते हैं सारी चीज है तो आपको एक मेंटरशिप सर से गाइडेंस का मौका मिलेगा, पूरा पर्सनल गाइडेंस का। तो सर थैंक यू अगेन आपका जो है। और कैंडिडेट्स